डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यह 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो आप यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो जैसे कि हम लोगों ने डीसी मोटर या जनरेटर में देखा था कि वहाँ पे दो चीज़ें थी हमारी, एक स्टेटर और दूसरा आपका रोटर। स्टेटर का मतलब होता है वो पोर्शन जो हमारा स्टेशनरी हो, और रोटर का मतलब होता है वो पोर्शन जो हमारा रोटेट करता है। तो यहाँ पे भी स्टेटर में आप देखें ये डायग्राम बनाया गया है, और ये जो स्टेटर है ये बाहर का हिस्सा जो है स्टेशनरी रहता है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो मैं यहाँ सर्कल ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कर्सर, तो वो जो है आपकी वाइंडिंग है। और ये वाइंडिंग जो है 3 फेस वाइंडिंग होती है। और बस ये है कि आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है कि ये किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है, सिर्फ आपको जानना है कि यहाँ पे 3 फेस वाइंडिंग होती है। और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं 3 फेस का मतलब RYB, जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उसकी स्पीड जो है वो होती है NS, जिसका फार्मूला है 120F/P। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर में तो मैं बता रहा था कि ये जो फार्मूला NS = 120F/P, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है आपका रोटर है। रोटर में दो तरीके के रोटर। रोटर का मतलब ये हिस्सा जो यहाँ पर आपको यहाँ इंसर्ट किया जाएगा, जो रोटेट करेगा, घूमेगा। तो वो दो तरीके के हैं, एक है स्क्वायरल केज और दूसरा है फेज बाउंड रोटर। तो स्क्वायरल केज का स्ट्रक्चर यहाँ देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, सिंपली दो रिंग हैं और उनमें बहुत सारे कंडक्टर से आपस में कनेक्ट किया गया है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में गिलहरी के पिंजड़े की तरह है। तो गिलहरी को स्क्वायरल कहते हैं इंग्लिश में, और केज मतलब पिंजड़ा। तो इसलिए जो है इसका नाम स्क्वायरल केज रख दिया गया है। कभी कभी कोई कुछ एग्जामिनर्स जो हैं वाइवा वगैरह में या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि स्क्वायरल केज रोटर को स्क्वायरल केज रोटर ही क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायरल के केज की तरह होता है, इसलिए इसको हम स्क्वायरल केज कहते हैं। अब इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि एक बार आपने इसको बना लिया, इसके बाद इसके रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस को चेंज करने का मतलब है कि ये जो कंडक्टर इस्तेमाल हुए हैं उनको चेंज करना, तभी हम रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है इस रोटर का। तो इसमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो नया रोटर है सेकंड, जिसको कहा गया है फेज बाउंड रोटर, तो ये पिक्चर में आया। फेज बाउंड में देखिए क्या है, इसमें आपके ये जो हिस्सा है इसमें 3 फेस वाइंडिंग की गई है, और यहाँ पे 3 स्लिप रिंग लगा दिए गए हैं। तो यहाँ के जो तीनों वाइंडिंग हैं उनका एक एक कनेक्शन इन तीनों रिंग में अलग अलग किया गया है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये तीनों जो है रोटर हैं, इनका तीनों का कनेक्शन यहाँ पर रिंग पर ला दिया गया है। और इस रिंग पे एक ब्रश के थ्रू 3 रजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इन पे ब्रशेस के थ्रू 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाते हैं, और तीनों के तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि अगर हम वैरी करेंगे, नॉब रहती है, जब हम वैरी करेंगे तो वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक साथ वैरी होंगे। अगर 0 है तो तीनों 0, अगर 5 ओम है तो सारे के सारे 5 ओम। तो इससे क्या होगा देखिए, जब मान लीजिए ये 5 ओम पे आपने कर रखा है तो क्या होगा, ये 5 ओम इस वाइंडिंग के साथ, ये ऊपर वाली वाइंडिंग के साथ सीरीज में आ जाएगा। वैसे ही जब आप ये वाला 5 ओम भी क्या होगा, ये दूसरे वाले वाइंडिंग से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। ये तीसरा वाला रेजिस्टेंस है, ये तीसरे वाले वाइंडिंग के साथ, रोटर के वाइंडिंग के साथ सीरीज में आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। पहले कुछ था उसमें आपने 5-5 ओम जोड़ दिया, और बढ़ाना चाहते हैं तो वो और बढ़ाया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या है कि हम रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस जो बढ़ाया था उसको कम करना चाहते हैं, तो हम इन सबको 0 पे सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस लगाया था वो सब के सब क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
तो अब इसके बाद दिमाग में आ सकता है कि सर इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्या है कि कहीं कहीं पर हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब होता है कि कुछ जगहों पर हमें शुरुआत में तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए, लेकिन एक बार वो मशीन या वो जो भी चीज़ है वो काम करना शुरू कर दे, उसके बाद ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए ऐसे सोचिए कि कोई ट्रक खड़ा है, आपको धक्का देना है, उसको धक्का देना है स्टार्ट करने के लिए, या ऐसे ही धक्का देना है। तो क्या होता है, शुरुआत में 8-10 लोग की ज़रूरत होती है, और एक बार वो लुढ़कना शुरू हो जाता है फिर आप उसको ईजिली 1-2 लोग कम भी हो जाएं तब भी वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क को अगर आपको बढ़ाना है तो रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो रोटर को रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि हमको फेस बाउंड रोटर इस्तेमाल करना होगा। तो ये इसका एडवांटेज है। आपसे अगर कोई पूछता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात होती है, अभी जो हम लोगों ने फील्ड की जो स्पीड की बात की थी 120 F/P, यहाँ पे 120 F/P में F जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, कितनी सप्लाई दे रहे हैं। जैसे हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज़ होता है तो 50 हर्ट्ज है। P जो है वो नंबर ऑफ पोल्स हैं, कितने पोल जनरेट हो रहे हैं स्टेटर पे, वो वैल्यू है। तो ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल में आएगा। अब आप देखिए वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है थ्री फेस इंडक्शन मोटर का, कि जब भी हम थ्री फेस सप्लाई देंगे, अब मैं ऊपर ले जा रहा हूँ फिर से, यहाँ पर आपका मान लीजिए स्क्वायरल केज रोटर रखा हुआ है, और जैसे ही आप थ्री फेस सप्लाई देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हो जाएगी, और यहाँ इतने हिस्से में आपका स्क्वायरल केज रोटर ऐसे रखा हुआ है, और स्क्वायरल केज है तो इनके कंडक्टर्स भी ऐसे लगे होंगे। तो क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी तो इन कंडक्टर्स को भी कट करते हुए जाएगी। तो जब वो कट करते हुए जाएगी तो क्या कह सकते हैं हम कि ये कंडक्टर है, और हम लोगों ने इंडक्शन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी कंडक्टर को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इन कंडक्टर्स में भी ईएमएफ होगा, इंडिविजुअल कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगा इन कंडक्टर्स में, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट करके कट करते हुए जाएगी। तो अभी क्या है कि ये सारे कंडक्टर्स देखिए रिंग्स के थ्रू क्लोज पाथ बना रहे हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये ऐसे आएगा, ये देखिए ये क्लोज्ड पाथ है। तो क्लोज्ड पाथ है तो करंट भी फ्लो करेगा, और जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इस रोटर का भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो उसका अपोज करेगा जिसके कारण वो जनरेट हुआ है। तो वो किसके कारण जनरेट हुआ है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, यानी कि एक तरह से इसके रोटेशन को अपोज करेगा। तो अपोज करने का तरीका क्या है कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट हो रही है वो जीरो हो जाए किसी तरीके से, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तभी जीरो हो सकता है जब यहाँ पर आपने जो सप्लाई दी है वो बंद कर दी जाए। तो वो तो है नहीं इसके कंट्रोल में। तो इसलिए अपोजिशन को कंट्रोल कम करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि हम उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दें, जिससे कि जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो रोटर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट करना शुरू कर देता है, और वो तब तक रोटेट करता रहता है जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर ना आ जाए, यानी कि NS के बराबर ना आ जाए, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए दोनों के बीच में एक गैप होता है, यानी कि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड यानी कि NS और जो हमारी रोटर की स्पीड है N, जिसको यहाँ N से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उन दोनों के बीच में जो है वो एक स्पीड का गैप आता है, उसी गैप को कहा जाता है स्लिप। तो इसलिए यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड, उसका एक नया नाम भी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड NS को सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं, एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर इज नोन एज स्लिप, और इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है तो NS - N/NS × 100। ये फार्मूला है, ये आगे इस्तेमाल में लाया जाएगा। लिखा भी गया है NS सिंक्रोनस स्पीड है और N जो है हमारा रोटर की स्पीड। रोटर की स्पीड का मतलब मोटर की स्पीड से भी है। फिर आती है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो हमने बात की थी कि रोटर में EMF इंड्यूस होगा, पाथ क्लोज होने के कारण करंट आएगी, तो उस करंट की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को ये फार्मूला पता है, NS = 120 F/P से F = दिस। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी, स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो NS पे डिपेंड करती है, तो वैसे रोटर की फ्रीक्वेंसी भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे उसका डिफरेंस निकालेंगे, NS - N
अपॉन 120, तो एफ डैश इज इक्वल टू, आप इसको अगर पढ़ें तो देखिए लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर विल बी डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फील्ड एंड द रोटर। दोनों के बीच कितना गैप है स्पीड का उस पर डिपेंड करेगा, और उसके कारण से हम यहाँ पे एन एस माइनस एन कर लेंगे, और ऊपर नीचे एन एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है। तो ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, तो अभी हम लोगों ने आप देखिए तो यहाँ ऊपर लिखा था यही क्या है, हमारा स्लिप है, तो उसको एस से रिप्रेजेंट किया गया। पी एन एस अपॉन 120 देखिए ये एफ है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला आ गया एफ डैश इज इक्वल टू एस एफ, ये है। अब इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मैं न्यूमेरिकल इसका ले लेता हूँ एक, ये है आपका, देखिए लिखा है 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द synchronous speed, the rotor speed when slip is 4%, और the rotor frequency when rotor runs at 600 rpm। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी गई है, पी की वैल्यू भी दी गई है, आप रख देंगे आ जाएगी वैल्यू। और स्पीड है, स्पीड की जो यूनिट होती है वो आरपीएम में होती है। नेक्स्ट है स्पीड व्हेन स्लिप इज 4%, 4% दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्लिप का परसेंटेज को वैल्यू में चेंज करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा एन। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो देखिए क्या है, हमको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ परसेंटेज में वैल्यू रखेंगे, परसेंटेज में रखेंगे, तो हम परसेंटेज में नहीं रख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, तो 4% का मतलब 0.04 हुआ, तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो n की वैल्यू यही वो फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करके किया गया है, तो ये आ जाएगा 1440 आरपीएम। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एस डैश पूछा गया, नेक्स्ट है रोटर फ्रिक्वेंसी, तो एस आपका जो है एफ डैश इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया था, एफ डैश इक्वल टू एस इंटू एफ। तो एस आपको यहाँ पे जल्दीबाजी में लोग गलती करते हैं कि ऊपर एस तो निकाला है और कर दो, रख दो वैल्यू, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने आरपीएम पे दिया है उतने आरपीएम पे निकालना पड़ेगा हमको एस। तो एस इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, तो आप यहाँ पे रखेंगे 1500, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है इस केस में 600 दिया, 600 रख देंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब एक बार देखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन जो है वो सही है कि नहीं, कितना आ रहा है 900, 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ ये कैलकुलेशन 0.6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ एफ डैश इक्वल टू 0.6 इंटू 50, तो यहाँ पे 3 ना होके क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर पूछेगा तो ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछेगा, इन्हीं फॉर्मूलों पे ही पूछेगा, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट जो है फिर से हम आते हैं थ्योरी पे, यह है आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जब करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे टी आर यानी कि रोटर का टॉर्क है, टी आर इज इक्वल टू के इंटू एस आर टू अपॉन आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है देख लीजिए, के जो है आपका कांस्टेंट है, एस स्लिप है, आर टू जो है वो रोटर का रेजिस्टेंस है, और एक्स टू जो है वो रोटर का रिएक्टेंस है। तो अब इससे ये डायग्राम बनता है, तो ये डायग्राम बनाया गया, और ये 3 डायग्राम आपको जो दिख रहे हैं वो 3 अलग अलग मोटर के यहाँ पे बनाए गए हैं। तो हम एक ये मिडिल वाले को लेके आपको समझा रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो मिडिल वाले को अगर लेके हम कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। शुरुआत में आप देखें तो यहाँ पर आपका स्लिप बना हुआ है नीचे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर आपका टॉर्क है, इसलिए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। तो जब आप इसमें देखें शुरुआत में स्लिप की वैल्यू 0, और स्लिप मैक्सिमम 1 हो सकता है, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा 1। यहाँ पे परसेंटेज में लिखा गया ना 0%, 25, 50, 75 और 100। तो अभी आप देखिए, तो जब s की वैल्यू 0 है तो टी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो लाइन है, ये लाइन तब हमको मिलती है, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये मिलती है R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू पर। कितने पे? R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू, यानी कि ये जब दोनों बराबर होते हैं, एस की वैल्यू बढ़ती बढ़ती जाती है और R2 इज इक्वल टू एस एक्स टू आता है तब। तो आप देखें तो यहाँ नीचे ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, R2 और यहाँ पे एस एक्स टू का होल स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर है। तो शुरुआत में s की वैल्यू बहुत छोटी है और एक से ज़्यादा तो होनी नहीं है, तो बहुत छोटी है तो कोई वैल्यू की बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, और x2 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो R2 से छोटी रहती है। तो इस केस में R2 के रिस्पेक्ट में sx2 को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और जब ऐसा करते हैं तो TR की वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है s के, s R2 के, और R2 कांस्टेंट है तो वो मिल जाएगा हमको TR प्रोपोर्शनल टू S। तो जब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जैसे जैसे S की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब यहाँ इस पोजीशन पर आते हैं तो ये मैक्सिमम टॉर्क की लाइन है, मैक्सिमम टॉर्क। तो उस समय R2 और SX2 दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ दोनों बराबर होगा, और जब आगे जाएंगे तो डेफिनेटली इधर आपका R2 बड़ा था तो इधर आपका SX2 बड़ा हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो SX2 के रिस्पेक्ट में हम R2 को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ पर देखिए तो R2 यहाँ पे गायब हो जाएगा और हमें मिलेगा कि S R2 अपॉन S का स्क्वायर इंटू X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? S से S क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, और जब कैंसिल आउट होगा तो TR प्रोपोर्शनल टू S आ जाएगा। तो TR प्रोपोर्शनल टू S यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? नीचे की तरफ जैसे जैसे S की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टॉर्क की वैल्यू भी घटती चली जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस तरीके से ये एक्सप्लेन होता है। अब इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि ये टॉर्क स्पीड भी है। स्पीड में यहाँ पे हम लिख देंगे बस n, और स्पीड यहाँ पर 0 होती है और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम होती है। कैसे आप समझ सकते हैं? s का जो फॉर्मूला था ns माइनस एन अपॉन एन एस इंटू 100। तो जब टॉर्क s मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, जब यहाँ पे स्लिप 0 होगा तो वो तभी पॉसिबल है जब ns और n दोनों आपके बराबर हो जाए, यानी कि जब स्लिप हमारी 0 होगी उस समय n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और स्लिप की वैल्यू जब 1 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी? हमारी 0 होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा और एक बार आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। ये डेरिवेशन जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।